गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे डीसी मोटर के बारे में, जो पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले हम जानते हैं कि डीसी मोटर का आर्मेचर किससे बना होता है, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। यह इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉस कम हो। सिलिकॉन स्टील का हिस्टेरेसिस लॉस वक्र है वो संकर प्रकार का होता है, यानी नैरो होता है, जिससे हिस्टेरेसिस लॉस कम होते हैं। इसीलिए सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है। और लेमिनेटेड का बनाया जाता है क्योंकि इसमें भंवर धारा लॉस कम हो। धारा का सूत्र क्या होता है? V/R। अर्थात जब हम इसे ठोस लोहे का बना दें तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ने से कटाव क्षेत्रफल बढ़ेगा। कटाव क्षेत्रफल बढ़ने से कोर में धारा का प्रवाह अधिक होगा और लॉस भी अधिक होगा। इसीलिए हम छोटी छोटी पत्तियों से बनाते हैं ताकि कोर लॉस कम हो। भंवर धारा के कारण जो लॉस होता है वो कम हो। नेक्स्ट बात करते हैं योक अर्थात बॉडी। मोटर की जो बॉडी बनाई जाती है वो कास्ट स्टील या कास्ट आयरन की बनाई जाती है। बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का उपयोग किया जाता है और छोटी मशीनों की बॉडी है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। इसके दो कार्य हैं योक के। पहला है आंतरिक भागों की सुरक्षा, अर्थात यह ढांचा बनाता है जिससे आंतरिक भाग सुरक्षित रहें, अपना कार्य कर सके। और दूसरा कार्य है फ्लक्स को कम रिलेक्टेंस पथ प्रदान करना, अर्थात जो फ्लक्स इंड्यूस हुआ है पोल के द्वारा उसे पथ प्रदान करना, जैसे कि नॉर्थ और साउथ। इससे निकलने वाला फ्लक्स है इस प्रकार से, और ये अपना पथ पूर्ण करता है। और जो योक है आसपास में यह इसे पूर्ण पथ प्रदान करती है कम रिलेक्टेंस के लिए, जिसे यह फ्लक्स को अधिक से अधिक यूज कर सके कंडक्टर में उत्पन्न ईएमएफ के लिए। लेट्स हम आगे बात करते हैं कि मोटर कितने प्रकार की होती हैं। डीसी मोटर मेनली 3 प्रकार की होती हैं। वैसे मेनली तो 2 ही होती हैं, तीसरा तो इनका मिक्सचर है। पहली है शंट मोटर और सेकंड है सीरीज मोटर और थर्ड है मिश्रित अर्थात कंपाउंड मोटर। और आगे कंपाउंड मोटर भी 2 प्रकार की हो जाती है। यह इनके शंट फील्ड को जोड़ने के अनुसार इन्हें 2 भागों में बना दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, और इसे डिटेल में देखते हैं थोड़ा। शंट मोटर का ये डायग्राम है। वोल्टेज सोर्स और समांतर, शंट का मतलब होता है समांतर अर्थात आर्मेचर और फील्ड है वो समांतर में होगी। जैसे आर्मेचर और शंट फील्ड ये समांतर में है और इनके समांतर में क्या जुड़ा हुआ है? वोल्टेज सोर्स। ये लोड करंट है, ये आर्मेचर धारा है और ये शंट धारा है। लोड धारा, आर्मेचर धारा और शंट फील्ड धारा। लोड धारा किसके बराबर है? आर्मेचर धारा और शंट फील्ड धारा के बराबर है। अर्थात यहां से धारा आई जो टोटल है
अर्थात लोड धारा है वो यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो गई, आर्मेचर धारा और शंट धारा में। इसी प्रकार हम इसे सूत्र में लिख सकते हैं। ये कुंजी है, आर्मेचर व शंट समांतर में है, अतः दोनों को वोल्टेज ई प्राप्त होती है। अर्थात यह समांतर में है, इन्हें वोल्टेज बराबर प्राप्त होगी। अर्थात यहाँ से ई वोल्टेज है तो यहाँ पे इसे भी ई वोल्टेज प्राप्त होगी, इसे भी ई, क्योंकि यह समांतर में जुड़े हुए हैं। आर्मेचर धारा बराबर वोल्टेज, हमें यहाँ पे नॉर्मली हमने ओम का नियम ही अप्लाई किया है, जैसे कुल वोल्टेज बटा में प्रतिरोध। आर्मेचर वोल्टेज प्राप्त कितनी हो रही है, ई, और उनका प्रतिरोध क्या है, आर ए। तो इससे हम आर धारा, आई ए धारा निकाल सकते हैं। इसी प्रकार शंट, इसको भी ई प्राप्त है वोल्टेज और इसका प्रतिरोध शंट का, और हम शंट धारा निकाल सकते हैं। आई एल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस, हम जिस प्रकार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं उसी प्रकार ये भी समांतर में है, दोनों समांतर में है, तो हम इनका प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, आर ए इंटू आर एस एच बटा में आर ए प्लस आर एस एच। हम जब समांतर प्रतिरोध निकालते हैं तो इसका यूज करते हैं। ये शॉर्ट में किया हुआ है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर 1/RA प्लस आर एस एच, और इसे शॉर्ट में किया गया है यहाँ पर। इससे टोटल धारा आ जाएगी, टोटल वोल्टेज बटा में टोटल रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इनके जो कि समांतर में जुड़े हुए हैं। वन मिनट। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्मेचर द्वारा डेवलप्ड पावर कितनी होगी। ईबी अर्थात जो इसे कहते हैं बैक ईएमएफ, जो कि आर्मेचर में उत्पन्न होता है। और ईबी का मान किसके बराबर होता है, टोटल वोल्टेज से जब हम माइनस आई ए आर ए, अर्थात ये वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर का प्रतिरोध क्या है, आर ए, इसके कारण वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद जो बचती है उसे ही बैक ईएमएफ कहती हैं, वही पावर डेवलपमेंट के लिए ही जिम्मेदार होती है। आइए इंटू ई बी, द पावर का सूत्र क्या होता है, P बराबर V इंटू आई आर्मेचर धारा, क्योंकि पावर डेवलप हो रही है आर्मेचर में, तो धारा कौन सी लेंगे, आर्मेचर, और EB जो वोल्टेज ड्रॉप को घटाने के बाद हमें प्राप्त हुआ है, EB जो कि पावर डेवलप के लिए जिम्मेदार है। इनकी गुना पावर, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद पावर बराबर क्या होगी, आई ए ब्रैकेट में E माइनस आई ए आर ए, अर्थात यह EB का मान ही है जो हमने यहाँ पर निकाला है, और इसे इंटू कर दिया I से, तो हमारे पास डेवलप पावर आ गई। नेक्स्ट हम EB का मान इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फाई जेड एन पी 60A। फाई यहाँ पर पोल फ्लक्स है, जेड यहाँ पे चालकों की संख्या है जो आर्मेचर में हम वाइंड करते हैं, एन इसकी आरपीएम में स्पीड है, और पी पोल की संख्या है। अब 60/60 किया गया है, इसे आरपीएम से सेकंड में बदलने के लिए n/60, अर्थात n यहाँ पे क्या है, आरपीएम में है, आरपीएम राउंड पर मिनट, और इसे मिनट से सेकंड में बदलने के लिए हम 60 का भाग लगाते हैं, इसलिए 60 है। ये समांतर पथों की संख्या होती है A, जो अलग अलग वाइंडिंग में अलग अलग होती है।
शंट मोटर की गति नियत होती है, अर्थात यह है नियत गति वाली मोटर होती है। नियत गति क्यों है? क्योंकि डीसी मोटरों की गति है एन समानुपाती ईबी बटा में फाई, अर्थात ईबी के समानुपाती होती है। हम इस सूत्र से देख सकते हैं ईबी के समानुपाती होती है और फाई के विलोमानुपाती होती है। और शंट फील्ड है, इसमें शंट फील्ड में धारा कांस्टेंट रहेगी और फ्लक्स जो इसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स है वह भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा फ्लक्स तो जो गति है वो भी कांस्टेंट होगी और ईबी भी कांस्टेंट होगा। ये टॉर्क है, शाफ्ट टॉर्क जो हमें मोटर की शाफ्ट पर प्राप्त होता है, इसका सूत्र है। ये वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाता है। और डीसी मोटर का टॉर्क टाउ समानुपाती होता है फाई और आर्मेचर धारा के। टॉ का सूत्र होता है आई ए फाई जेड पी 2 पाई ए, जिसमें से जेड पी अर्थात कंडक्टर आर्मेचर में और पी पोलों की संख्या 2 पाई और समांतर पथों की संख्या, ये सभी कांस्टेंट है। तो हम वेरिएबल क्या चीज़ है इसमें फाई और आई ए, तो हम टॉर्क को कह सकते हैं कि टॉर्क समानुपाती होता है फाई और आई ए के, क्योंकि मोटर बनने के बाद इसमें से ये चीज़ें कांस्टेंट हो जाती हैं। तो जो डीसी मोटरों का टॉर्क निर्भर करता है फाई और आई ए के। नेक्स्ट बात करते हैं हम डीसी मोटरों की गति, तो हम बात कर चुके हैं ईबी के समानुपाती और फाई के विलोमानुपाती होती है, अर्थात किसी मोटर में फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो गति का मान घटेगा और ईबी का मान बढ़ेगा तो गति का मान बढ़ेगा। शंट फील्ड पतली तार व अधिक टर्न की बनाई जाती हैं। शंट फील्ड पतली तार की ही क्यों बनाई जाती है? क्योंकि यह वोल्टेज सोर्स के समांतर में जुड़ी होती है, इसे पूर्ण वोल्टेज सहन करनी होती है, इसीलिए है पतली तार। और पतली तार मतलब अधिक रेजिस्टेंस और अधिक टर्न से बनाई जाती है, क्योंकि इसे डीसी मोटर जो शंट मोटर है ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है वह समांतर में जुड़ी होती है और जो सप्लाई वोल्टेज की पूर्ण वोल्टेज को इसे सहन करना होता है। जिस प्रकार से हम वोल्ट मीटर में के श्रेणी में प्रतिरोध लगाते हैं और उसकी रेंज बढ़ाने के लिए हम मल्टीप्लायर का यूज करते हैं, अर्थात उसके श्रेणी प्रतिरोध को और बढ़ाते हैं, अर्थात वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर के हम श्रेणी में प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं। उसी प्रकार वोल्टेज को सहन करने के लिए हम शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक रखते हैं, एक कारण ये है। और दूसरा कारण है हम शंट फील्ड प्रतिरोध के मान को उच्च करके धारा का अधिकतम मान हम आर्मेचर से प्रवाहित कराते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डीसी श्रेणी मोटर। इसकी गति लोड बढ़ने पर घटती है, अर्थात पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं भी किस प्रकार से होती है, फिर हम इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सीरीज का मतलब है कि वाइंडिंग है जो सीरीज आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी हुई है, और शंट यानी समांतर मोटर का मतलब था कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो यहाँ पर समांतर में जुड़ी हुई थी, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें श्रेणी का मतलब है कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ी हुई है, इसीलिए इसको डीसी श्रेणी मोटर कहते हैं। और इसमें लोड धारा, आर्मेचर धारा और सीरीज फील्ड धारा
तीनों समान होती है क्योंकि यह श्रेणी में है। आप जानते हैं कि श्रेणी में धारा समान होती है। और इसे मोटी तार व अधिक टर्न या कम टर्न का क्यों बनाया जाता है? इसीलिए क्योंकि इसे पूर्ण धारा वहन करनी होती है, इसीलिए इसे मोटी तार का और कम टर्न का बनाया जाता है। मोटी तार यानी कटाक्ष क्षेत्रफल अधिक, तो उसका प्रतिरोध कम होगा, धारा अधिक प्रवाहित होगी और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। और आर्मेचर धारा, आर्मेचर कहाँ प्रतिरोध 1 ओम या 1 ओम से कम रखते हैं ताकि कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो और अधिक से अधिक पावर डेवलप कर सके। इसमें धारा समान होती है, मतलब बात कर रहे हैं कि IL बराबर IA ISC, यानी सीरीज धारा, आर्मेचर धारा और लोड धारा ये बराबर होती है। सीरीज फील्ड द्वारा की गई वोल्टेज ड्रॉप, यानी सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद, क्योंकि ये सीरीज में है, इसकी वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद में जो बचेगी वह आर्मेचर को प्राप्त होगी। तो हम इसकी इस प्रकार से निकाल सकते हैं सीरीज फील्ड वोल्टेज ड्रॉप IASE। IA इसलिए लिखा है क्योंकि ये IL IASE बराबर है, ये बराबर ISC RSC, IL बराबर RSC, ये सीरीज फील्ड की वोल्टेज ड्रॉप है। आर्मेचर द्वारा वोल्टेज ड्रॉप, अब आर्मेचर द्वारा वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी? VA IA RA EB बराबर क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप हम ज्ञात कर चुके हैं कि IA RA अर्थात धारा इंटू प्रतिरोध। अब EB का मान कैसे निकालेंगे हम? EB का मान कौन सा होता है? मैंने पहले ही बताया कि जो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कर देता है उसके बाद में जो बची वोल्टेज है वही EB होती है। तो हम टोटल वोल्टेज माइनस IA RA, क्योंकि EB तो है टोटल वोल्टेज और इसमें से कौन कौन सी वोल्टेज घटाएंगे? IA RA ये घटाएंगे और IA RSC अर्थात सीरीज फील्ड में जो वोल्टेज ड्रॉप वही वो घटाएंगे। इसके बाद में जो बचेगी वह EB होगा, अर्थात वही आर्मेचर के अंदर पावर डेवलप करेगी, के लिए जिम्मेदार होगी वोल्टेज। EB बराबर E माइनस IA कॉमन ले लिया हमने, RA प्लस RSC अर्थात इन दोनों प्रतिरोधों के कारण हुई वोल्टेज ड्रॉप को हम माइनस कर देंगे। जो कुल वोल्टेज में से इन दोनों की वोल्टेज को माइनस कर देंगे वोल्टेज ड्रॉप को, तो जो बची हुई वोल्टेज है वही EB होगी। सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क का 5 से 7 गुना होता है। सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क अधिक होता है, अर्थात इनका अधिक टॉर्क होने के कारण प्रारंभिक टॉर्क अधिक होता है। आई स्क्वायर के समानुपाती होता है प्रारंभिक टॉर्क। क्यों होता है? क्योंकि सीरीज फील्ड और आर्मेचर धारा संतृप्त होने तक, जब तक यह अपनी पूरी फील्ड के लिए संतृप्त नहीं हो जाती, अर्थात यह जब धारा प्रवाहित होती है प्रारंभ में, जब यह संतृप्त होने की स्थिति तक वोल्ट जो टॉर्क है सीरीज फील्ड का और सीरीज मोटर का वह आई स्क्वायर के समानुपाती होता है। और जब सीरीज फील्ड है संतृप्त हो जाती है, अर्थात पूर्ण रूप से यह फ्लक्स उत्पन्न करने लगती है, तो रनिंग टॉर्क अर्थात केवल आई के समानुपाती रह जाता है। इसका प्रारंभिक टॉर्क उच्च होने के कारण इसको खिंचाव कार्यों में और ट्रेन, इंजन आदि जैसे भारी कार्यों के लिए यूज करते हैं।
हम बात कर चुके हैं कि वर्ग के समानुपाती होता है। नेक्स्ट हम एक सूत्र बताते हैं कि इसमें रिलेशन है कि टॉर्क गति और ईएमएफ ईबी यानी बैक ईएमएफ और फ्लक्स फाई, इनमें क्या संबंध होता है। डीसी मोटर के अंदर इनके बीच में ये संबंध होता है कि लोड बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी तो इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स है, क्योंकि अल्टीमेटली कि जो धारा के कारण ही फ्लक्स आता है, इसलिए धारा बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, क्योंकि हम बात कर चुके हैं पहले कि जो टॉर्क है फाई के समानुपाती होता है। और टॉर्क बढ़ेगा तो गति घटेगी, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि जो गति है वो फाई के विलोमानुपाती होती है, अर्थात फाई बढ़ेगा तो गति घटेगी किसी भी मोटर की। नेक्स्ट बात करते हैं हम मिश्रित मोटर। कंपाउंड मोटर दो प्रकार की है, हम बात कर चुके थे कि लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग और शॉर्ट कुछ नहीं है, बस इनकी कनेक्ट करने की स्थिति पर है। अर्थात जब लॉन्ग शंट अर्थात जब शंट फील्ड को लॉन्ग अर्थात सीरीज और आर्मेचर के समांतर, दोनों के समांतर में जोड़ देते हैं तो लॉन्ग शंट मिश्रित मोटर हो जाती है। और यदि हम लॉन्ग शंट को शॉर्ट कर देते हैं यानी छोटी कर देते हैं और इसे केवल आर्मेचर के समांतर में जोड़ देते हैं तो हम शॉर्ट शंट मिश्रित मोटर कहते हैं। बस इतना सा ही अंतर है इसमें। इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं कि इन शॉर्ट मिश्रित मोटर में या लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट में धारा किसके बराबर होगी, फील्ड धारा के बराबर होगी या शंट फील्ड के बराबर होगी या इनके योग के बराबर होगी। ये क्वेश्चन 1 लाइनर में आ जाते हैं, तो हम इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आरोपित वोल्टेज और कुल धारा क्या है, लोड धारा है IL, जो यहाँ पर डिवाइड हो जाती है क्योंकि ये समांतर में जुड़े हुए हैं ना, तो यहाँ पर चलेगी IA और यहाँ पर ISH। ये सीरीज में है तो ISC बराबर IA तो बराबर हो गई, क्योंकि ये सीरीज में है, धारा सीरीज में समान होती है। और यहाँ पर ISC ये अलग है, तो हम IL को क्या कह सकते हैं, IL बराबर ISC और ISH, यानी सीरीज फील्ड धारा और शंट फील्ड धारा के योग के बराबर लोड धारा होती है। यहाँ सीरीज की जगह हम आर्मेचर धारा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें योग करना है। ये धारा गई और ये धारा गई तो टोटल धारा आई 2 भागों में डिवाइड हो गई, पहली ये, पहली दूसरी ये, तो हमने इसे ही सूत्र में ही लिखा है। और लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट में क्या देखेंगे कि जो लोड धारा है वो सीरीज में तो समान रहती है, क्योंकि इसे डिवाइड होने के लिए कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट सीरीज में से होती हुई इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में 2 भागों में डिवाइड होती है, जिसमें शंट में चली जाती है और एक आर्मेचर में चली जाती है। तो इसी प्रकार हम इसे सूत्र में लिख सकते हैं। हम सूत्र अगर हमें डायग्राम ढंग से देखा हुआ है, बनाया है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो लोड धारा है वो ISC के बराबर है, अर्थात यहाँ से जो धारा आई वो पूरी की पूरी यहाँ से गुजरी है। और उसके बाद में जो धारा है 2 भागों में डिवाइड हो गई, IA और ISC, और इसे ही हमने सूत्र में लिख दिया है। आर्मेचर व शंट फील्ड दोनों को प्राप्त वोल्टेज, अब इसको प्राप्त वोल्टेज कितनी होगी, ये ना तो है सीरीज में और ना ही समांतर में है, तो हम इस किस प्रकार से इसकी वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे। देखते हैं VA यानी आर्मेचर को प्राप्त वोल्टेज कितनी होगी, ये है टोटल वोल्टेज E माइनस ISC RSC, अर्थात हमने वह वोल्टेज वो ड्रॉप घटा दी कुल वोल्टेज से,
वोल्टेज हमें यहाँ पर जुड़ा हुआ होता तो इसे ई प्राप्त होती, पर लेकिन इसके बीच में ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। ये वोल्टेज ड्रॉप करने के बाद में यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वही आर्मेचर और शंट को मिलेगी। तो इसमें से टोटल वोल्टेज में से हम सीरीज फील्ड की जो वोल्टेज ड्रॉप है वो घटाने के बाद में जो प्राप्त होगी वही यहाँ पर वी ए होगी। जो वी ए है वही शंट को प्राप्त होगी और वही आर्मेचर को प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम शंट में जो प्रवाहित धारा है उसे ज्ञात कर सकते हैं ई बी माइनस आई एस सी आर एस सी, अर्थात जो हमें वी ए, हम यहाँ पे इसे वी ए लिख सकते हैं बटा में आर एस एच। ये दोनों समांतर में है, इन्हें वोल्टेज भी बराबर मिलेगी। जो वी ए यहाँ पे मिली है वह इसको भी इतनी मिलेगी और शंट को भी उतनी ही मिलेगी। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए धारा, आर्मेचर धारा कैसे ज्ञात करेंगे? टोटल वोल्टेज में से जो सीरीज में हुई वोल्टेज ड्रॉप को घटाने के बाद में जो वोल्टेज प्राप्त हुई है बटा आर ए जो आर्मेचर प्रतिरोध है। तो इस प्रकार हम आर्मेचर धारा ज्ञात कर सकते हैं। ई बी बराबर क्या होता है हम बात कर चुके हैं। जो वोल्टेज ड्रॉप होती है उन्हें घटाने के बाद में जो आर्मेचर तक पहुंचने वाली वोल्टेज है वही ई बी होती है। और यह क्या, ये अप्लाइड वोल्टेज के विरुद्ध होती है, विरुद्ध कार्य करती है। अर्थात जैसे कि वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हमने बी अप्लाई की है तो इस आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज होगी ये प्लस ये माइनस। आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज है, आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज होगी, इसकी पोलैरिटी इसके विपरीत होगी, अर्थात ये माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा ई बी। और इसी वोल्टेज और आर्मेचर धारा के गुणज को ही वो पावर कहते हैं जो डेवलप होती है और यही हमें शाफ्ट पर प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर लॉस। शंट में कॉपर लॉस, कॉपर लॉस का सूत्र होता है आई स्क्वेयर आर। शंट में कॉपर लॉस इस शंट की धारा की स्क्वेयर और आर शंट का प्रतिरोध। आर्मेचर में कॉपर लॉस क्या होगा, आर्मेचर धारा का स्क्वेयर और आर्मेचर का प्रतिरोध। श्रेणी फील्ड में क्या होगा, कॉपर लॉस श्रेणी की धारा की स्क्वेयर इंटू आर ए नहीं आएगा यहाँ पे एस सी यानी सीरीज प्रतिरोध आएगा, हम ऐसे कहते। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है कम्यूटेटर का कार्य क्या है, एसी को डीसी में बदलने का कार्य कब करता है, जब यह जनरेटर में डीसी जनरेटर में लगा हो। और डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य होता है एसी को डीसी में बदलना। और जनरेटर में मूल रूप से उत्पन्न जो वोल्टेज होती है वह एसी ही होती है, इसे डीसी में कम्यूटेटर के द्वारा इस डीसी में कन्वर्ट किया जाता है और डीसी को एसी में बदलने का कार्य मोटर में किया जाता है। जनरेटर में कार्य होता है एसी को डीसी में बदलना और मोटर में इस कम्यूटेटर का कार्य होता है डीसी को एसी में बदलना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।